नमस्कार दोस्तों, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज कुंडली में कैसे इसके योग होते हैं आज हम इस बारे में बात करेंगे। और इसके लिए हम यहाँ पे कुछ फार्मूला कुल 6 फार्मूला हम लेके आए हैं। साथ में एक काल पुरुष की कुंडली है जिसके माध्यम से भी हम समझेंगे कि भावों के बारे में और यहाँ पे जो हाउसेस होते हैं उनमें जो संबंध होता है, तो उस तरह से जो योग होते हैं कैसे इसमें बनते हैं उसके बारे में भी काल पुरुष की कुंडली से जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे 2 एग्जाम्पल चार्ट भी हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, लिए हुए हैं, जिससे भी हम ये जानने का प्रयास करेंगे व्यवहारिक रूप से कैसे इन फार्मूलाज को चार्ट में अप्लाई करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। आप सभी को मेरे चैनल ट्रू एस्ट्रो में नमस्कार। मेरा सबसे पहले हम पहले जो पॉइंट पे है उस पर बात करेंगे। मार्स, वीनस, सैटर्न, राहु, मून, ये 5 ऐसे प्लैनेट होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज में। मार्स जो कि एनर्जी या मैस्कुलिन एनर्जी का कारक होता है, एक्शन, डायनेमिज्म, और ये महिला के चार्ट में ये बॉयफ्रेंड को भी रिप्रेजेंट करता है। वीनस एक फीमेल एनर्जी का जो है कारक होता है, इससे रिलेशनशिप, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट आदि चीज़ों का इससे विचार किया जाता है। सैटर्न और राहु मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, ये किसी भी इवेंट्स को या किसी भी तरह के रिलेशनशिप को जो है ये उसको ट्विस्ट करके या डिस्टॉर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी तरीके का रिलेशनशिप स्मूथली अगर है तो उसमें सैटर्न या राहु का जो एस्पेक्ट या इनका जो कंजंक्शन होता है वो उस चीज़ को विकृत रूप में या गैर सामाजिक तरीके से सामने प्रस्तुत करता है। मून जो है हमारा मन है, हमारे मन फीलिंग का कारक होता है, तो मून की दृष्टि अगर इन प्लैनेट्स पर या जो पर्टिकुलर भाव हैं वहाँ पर पड़ती है तो वो भी जो है कहीं न कहीं लव रिलेशनशिप की स्थितियाँ निर्मित करती है। डिपेंड करता है अन्य योगों पर, अन्य प्लैनेट की स्थिति पर कि रिलीजियस मैरिज या इंटर रिलीजियस मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज कैसे इस तरह के जो है एस्पेक्ट जो मून का होता है उस तरह के केसेस सामने आते हैं कुंडली में। अगला जो महत्वपूर्ण अपना जो भाव है, इसमें कुल 5 भाव की अगर हम बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9 ये 5 भाव ऐसे होते हैं जो कि कहीं न कहीं मैरिज रिलेटेड होते हैं, और उसमें इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज का भी इन्हीं से ही विचार किया जाना चाहिए। तो पहला भाव चूँकि हम खुद हैं, हमारा पर्सनालिटी है, हमारी थॉट प्रोसेस है, हम क्या सोचते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होता है इसका रोल। दूसरा जो इम्पोर्टेंट भाव होता है इसमें जो तीसरा भाव है, जो हमारे करेज, हमारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता और बोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारा 3rd हाउस मजबूत है तो रिलेशनशिप में हम उसको ओपनली उसको सोसाइटी के उसके सामने ला के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये कमज़ोर होगा ये भाव तो व्यक्ति लव तो करेगा लेकिन उसको मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्ति के अंदर उतना गट्स नहीं होता, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वह मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी तरह का जो है मैरिज, लव मैरिज या इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस में, वो लव का अपने आप में एक भाव होता है, 5वां भाव। लव, फीलिंग, इमोशंस को भी कह सकते हैं, दिखाता है, मेनली लव और फीलिंग को दिखाता है। तो ये भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये भाव मजबूत है, इस पर अच्छी दृष्टि है, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति लव में सफल होगा और उसका रोमांटिक जीवन अच्छा रहेगा। अगला जो महत्वपूर्ण जो भाव होता है 7वां भाव होता है, जो कि मैरिज पार्टनरशिप, लव मैरिज पार्टनरशिप को प्रेजेंट करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे सिग्निफिकेशन होते हैं, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मेनली ये पार्टनरशिप को सिग्निफाई करता है। पार्टनरशिप में मैरिज आती है, बिजनेस पार्टनरशिप भी आ सकती है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है 7वें भाव का, क्योंकि मैरिज अपने आप में इसी से देखी जाती है। 9वां भाव जो होता है ये हमारे
रिलीजन को, कस्टम को और लाभ को भी इससे देखते हैं, को सिग्निफाई करता है। इसके कारक अपने आप में गुरु होते हैं, गुरु ग्रह जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो कुल मिला के ये 5 जो अपने भाव होते हैं, इनमें इनकी स्ट्रेंथ और इनमें जो प्लैनेट्स हैं या इन पे जो प्लैनेट्स हैं या इनकी जो दृष्टि है, उन सब का और इनके बीच में इंटर रिलेशन जो होता है वो देखना चाहिए। किसी भी तरह का जो मैरिज जो इंटर कास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज होती है। तो यहाँ पे हम अब अगले जो भाव, अगला जो अपना सूत्र है उसके बारे में बात करेंगे, जो 5-7 का रिलेशनशिप। 5वां भाव जो है लव है, ये 7वां भाव मैरिज है। तो इसमें किसी भी तरह का रिलेशनशिप अगर होता है तो वो लव मैरिज को दिखाता है। तो 5वां का अगर यहाँ पे उसका लॉर्ड चला गया हो या इसका लॉर्ड यहाँ चला गया हो, तब भी लव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। दोनों में एक्सचेंज हो, मतलब यहाँ जैसे 6 नंबर लिखा है, इसका ओनर जो है मरकरी यहाँ आ जाए, मार्स इसके ओनर हैं 8 नंबर के, यहाँ आ जाए, इंटर म्यूचुअल एक्सचेंज आप राशि कह सकते हैं इसको, होता है, तब भी एक योग बनता है। अगला जो इसमें अगर D9 चार्ट में एक दूसरे का एक्सचेंज हो रहा है, एक दूसरे के भाव में बैठे हुए हैं, तब भी जो है लव मैरिज का योग बनता है। उसके अलावा 5वें और 7वें का एक दूसरे पर, इनके ओनर का एक दूसरे पर जो दृष्टि होती है, अगर वो भी दृष्टि कहीं चार्ट में आपको दिख रही है, तब भी जो है लव मैरिज का योग बनता है। अगला इनके नक्षत्रों का आपस में परिवर्तन हो, एक दूसरे के इनके जो लॉर्ड हैं इन भावों के एक दूसरे के नक्षत्र बैठे हों, तब भी लव मैरिज के योग बनते हैं। अब हम इसमें अगला जो अपना बिंदु है, अगला फार्मूला है वीनस और मार्स, क्योंकि इनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वीनस एक फेमाइन एनर्जी है, मार्स मैस्कुलिन एनर्जी है, तो दोनों का जो रिलेशन अगर 5, 7, 9 और 1 इनका संबंध अगर 1 से 5 हाउस से, 7th हाउस से और 9th हाउस से अगर बनता है किसी भी तरीके से, तब भी लव मैरिज के योग बनते हैं। 3rd हाउस के बारे में हमने बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। अगर स्ट्रांग 3rd हाउस है कुंडली में, क्योंकि इसके कारक मंगल अपने आप में होते हैं, और मंगल एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, डायनेमिज्म एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका अगर संपर्क या किसी भी तरीके से संबंध वीनस से होता है, तो व्यक्ति निश्चित तौर से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक मजबूत 3rd हाउस मैरिज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खासकर लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज के लिए और इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है 9th लॉर्ड, 9th हाउस और उसका जो इसके जो कारक होते हैं जुपिटर, इनका ये तीनों अगर यहाँ पे अफ्लिक्शन है किसी भी तरीके से, अगर जुपिटर अफ्लिक्टेड है या 9th लॉर्ड जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सन है, सैटर्न है, सैटर्न अगर अफ्लिक्टेड है किसी तरीके से, तो भी माना जाएगा कि 9th भाव जो है अफ्लिक्टेड है। और यहाँ पे अगर 9th हाउस पे अच्छी दृष्टि नहीं है, मेल्फिक इम्पैक्ट है, मेल्फिक एस्पेक्ट है, तब भी ये अफ्लिक्टेड माना जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये 9th लॉर्ड, 9th हाउस और जुपिटर, ये तीनों का अफ्लिक्शन लव मैरिज होने पर इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज को प्रमोट करता है। तो इसके अलावा मून का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मून की दृष्टि अगर लग्न पे हो और उसका कहीं न कहीं से संपर्क इन संबंध इन भावों से हो रहा है, तब भी लव मैरिज की स्थिति निर्मित होती है। राहु भी टैबू ब्रेकर उसको बोला जाता है, राहु भी अपने आप में इन चीज़ों को प्रमोट करता है। तो ये था कुछ जो फार्मूला है उनको कैसे इसमें काल पुरुष कुंडली में हमने समझा। अब हम जो है एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से बात करेंगे कि कैसे इसको चार्ट में अप्लाई किया जाए। तो दोस्तों ये पहला जो चार्ट है एक मेल का चार्ट है, और ये इसमें हिंदू मेल और क्रिश्चियन वुमेन की मैरिज होती है। तो इस पर देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कौन से योग हैं जो इस तरह की मैरिज इसमें हुई। तो सबसे पहले हम 5वें, 7वें और 9वें
भाव पर आते हैं तो 7th लॉर्ड जो है मार्स है, और 5th लॉर्ड सैटर्न है। तो 5th लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ, सैटर्न जो है 7th लॉर्ड को देख रहा है। तो रिलेशन जो है 7th और 5th का रिलेशन बन गया कहीं ना कहीं। और मार्स जो है जुपिटर को देख रहा है। जुपिटर अफेक्टेड हो रहा है क्योंकि मार्स एक क्रूर ग्रह होता है, जुपिटर एक सॉफ्ट प्लैनेट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका भी अफ्लिक्शन दिख रहा है इसमें जो है। उसके अलावा जो 9th लॉर्ड है मरकरी, वो यहाँ बैठा हुआ है सन के साथ में, और वो 5th लॉर्ड को देख रहा। तो मतलब 9th और 5th का भी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बन रही है। इस तरीके से क्योंकि सैटर्न रेट्रो है और सन उसको देख रहा, तो एक दूसरे का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं मेलेफिक इम्पैक्ट 9th हाउस को दे रहा है। तो इन सब सारी स्थितियों की वजह से इस जातक की शादी इंटर रिलीजियस शादी हुई, और ग्रहों का इसमें बहुत बड़ा रोल था जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अगला जो चार्ट है एक वुमेन का चार्ट है, जो कि एक इंटरकास्ट मैरिज जिनकी हुई। इसमें भी अगर हम देखें तो मुख्यतः 5, 7 और 9 इन 3 हाउसेस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे 3rd हाउस भी बहुत स्ट्रांग है। 3rd हाउस में भी सन, मरकरी, वेनस बैठे हुए हैं, और सन चूंकि उपच्चय हाउस में बैठे हुए हैं और क्रूर ग्रह होते हैं, माइल्ड मेलेफिक होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब ये हाउस काफ़ी स्ट्रांग है, और ये यहाँ से इसको देख रहे हैं 9th हाउस को जो है। अब हम यहाँ पे मार्स जो है चूँकि अपने स्वग्रही हैं, और 3 नंबर के जो ओनर हैं 3 नंबर राशि के मरकरी हैं। ये D9 चार्ट जो कि यहाँ नहीं बना पाए हैं जगह की कमी की वजह से। 7th और 5th के जो लॉर्ड हैं, 5th के लॉर्ड, 5th के मतलब मार्स और 7th के मरकरी, इनका D9 में आपस में कंजंक्शन है। ये D9 चार्ट में आप देख सकते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है 9th हाउस के अफ्लिक्शन की वजह से इसको राहु भी देख रहे हैं 9th लॉर्ड को, सन को। तो ये भी अफ्लिक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो मैरिज जो हुई वो इंटरकास्ट मैरिज हुई। तो इन चार्ट्स को देख के आप निश्चित तौर पे अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे केसेस में इस तरह के अगर चार्ट आपके कुंडली में हैं, इस तरह के योग हैं, तो आपकी मैरिज भी इंटरकास्ट है, इंटर रिलीजियस हो सकती है। लेकिन इनका आकलन करने के लिए कुंडली को गहराई में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होगा, और उसके लिए इसी अनुभवी ज्योतिष से आपको कुंडली अपनी दिखाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ इस तरह के रिलेशनशिप हैं, तो आप किसी ज्योतिष से संपर्क करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो हमने आज आपको बताया ये संक्षिप्त में जानकारी थी, लेकिन एक बेसिक चीज़ें हमने आपको बताई। बहुत सारे और भी कंडीशंस हो सकती हैं लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज के, जो कि इतने कम समय में या इतने छोटे वीडियो में बताना संभव नहीं है। इस बारे में और भी हम बात आगे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये जानकारी यूजफुल है, तो इसी के साथ आपको मेरा चैनल ट्रू एस्ट्रो कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको मेरे चैनल को लाइक करें, व्यू करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।